अस्सलामुअलैकुम। रास्पुटीन और कोबरा के बारे में ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि वो उज़्बेकिस्तान में मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं। लिहाजा उन दोनों के खिलाफ यही कार्रवाई की जा सकती थी कि उन्हें दूसरे मामलात में उलझा दिया जाता। एल्पा ने बड़ी कामयाबी से कोबरा को उलझा दिया। अब किबरिया भी यही कर रहा था। वो कोरोना के दिमाग में पहुंच गया था। वो हिंदुस्तान के आखिरी जनूबी साहिल के शहर कन्याकुमारी पहुंची हुई थी। रास्पुटीन ने उसे कहा था कि वो दूसरे मामलात में बहुत मसरूफ़ रहेगा और कोरोना रूस में रहेगी तो हमेशा ये अंदेशा रहेगा कि दुश्मन वहाँ एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने आ सकते हैं। लिहाजा उसे किसी ऐसे इलाके में जाकर रहना चाहिए जहाँ दवा स्प्रे करने वाले दुश्मन ना पहुँच सकें। इस मशवरे के मुताबिक वो अपनी सलामती के लिए कन्याकुमारी आ गई थी। वो इलाका उसके लिए अनजाना था, इसलिए उसने 2 गाइड्स की खिदमत हासिल की थी। उनमें से एक गाइड बूढ़ा था और दूसरा जवान। वो चाहती थी कि वो बूढ़ा उसका बुजुर्ग बन करे और नौजवान उसका भाई। इस तरह किसी को यह शुबा ना होता कि वो किसी दूसरे मुल्क से तन्हा आई है। वह हिंदी जुबान रवानी से बोलती थी। वहाँ की साड़ियाँ और दूसरे मलबूसात इतने सलीके से पहनती कि एक मुकम्मल हिंदुस्तानी औरत दिखाई देती। वहाँ की मुकामी पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उस पर शुबा नहीं कर सकते थे। ये अंदेशा नहीं था कि कोई टेलीपैथी जानने वाला, उससे टकराने वाला यहाँ चलाएगा। किबरिया उसके अंदर रहकर उसके हालात मालूम कर रहा था। वो उस बूढ़े गाइड रमेश को अपना बुजुर्ग बनाना चाहती थी, लेकिन वो बूढ़ा उसकी जवानी देखकर फिसल रहा था। उन्होंने उस साहली कॉटेज के मालिक से 2 माह तक रहने का तहरीरी मुआहदा किया था और रमेश ने इस मुआहदे में खुद को कोरोना का पति लिखवाया था। जब कोरोना ने इस मुआहदे को पढ़ा तो गुस्से से भड़क उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आईने में तुम्हें अपनी उम्र नजर नहीं आती? क्या तुम मुझे बेटी नहीं समझ सकते? वो बोला, दुनिया में बेशुमार हसीन औरतें हैं, मैं सबको बेटी बना लूंगा तो अपने साथ रात गुजारने वाली कहाँ से लाऊंगा? वो बोली, ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें गाइड की हैसियत से मुलाजिम नहीं रखूंगी, अभी यहाँ से निकाल दूंगी। वो हंसते हुए बोला, ये मत भूलो कि तुम्हारी बहुत सी कमजोरियां मेरे हाथ में हैं। तुम मास्को से आई हो और यहाँ नाम बदल कर और लिबास बदल कर खालिस हिंदुस्तानी औरत बन गई हो। अगर मैं ये कह दूं कि तुम एक गैर मुल्की जासूसा हो तो यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। कोरोना के नौजवान गाइड अरमान ने कहा, रमेश अंकल, हम दोनों पर मैडम के एहसानात हैं। उन्होंने हमें 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं। आज तक किसी ने एडवांस पेमेंट के तौर पर कभी 1,000 भी नहीं दिए। रमेश ने गुस्से से कहा, खबरदार, मुझे अंकल ना कहना। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे अंकल कहने लगो। तुम मेरे और मैडम के मामले में ना बोलो। कोरोना उसे घूर कर देख रही थी। बूढ़ा गाइड उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो पलक झपकते ही उसके दिमाग में जलजला पैदा कर सकती थी, लेकिन रास्पुटीन ने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि उसे गुस्से में, जोश और जज्बे में बहकर ख्यालख्वानी नहीं करनी चाहिए। यह भी जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो टेलीपैथी जानती है। जाहिर होने से लोग उससे मरूब तो हो जाएंगे, लेकिन दरे पर्दा दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे। किसी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तक यह खबर पहुंच सकती है कि कोरोना कन्याकुमारी में भेष बदल कर रहती है। कोरोना ने उस वक्त सब्र कर लिया। ये तय किया कि चंद घंटों के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाएगी, फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करके ख्यालख्वानी करेगी और इस बूढ़े को सजा देगी। ऐसे वक्त रास्पुटीन ने उसके पास आकर पूछा, क्या कर रही हो? वो बोली, यहाँ कम अज़ कम 2 माह तक रहने के इंतजामात। एक बूढ़े को बाप और एक जवान को भाई बनाकर इस साली कॉटेज में अच्छा वक्त गुजार सकूंगी। कोई तुम पर शुबा तो नहीं कर रहा? पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से और अजनबी अफराद से सामना हो तो बाद में चुपचाप उनके ख्यालात पढ़ा करो, ताकि दोस्त और दुश्मन की पहचान होती रहे। मैं अपने साय से भी मोहतात रहती हूँ, मेरी फिक्र ना करो। ये बताओ, वहाँ उज़्बेकिस्तान में क्या कर रहे हो? क्या वाकई असली फरहाद वहाँ छुपा हुआ है? वो बोला, फरहाद की चालबाजियों को समझना बहुत मुश्किल है। उसे बाबा साहब के दायरे से गिरफ्तार किया गया। वहाँ उसकी असलियत मालूम करने के लिए उसके चेहरे के मेकअप को और उसके ब्रेन को वॉश किया गया। वो पहलू से असली फरहाद साबित हो रहा है। फिर उज़्बेकिस्तान में वो फरहाद कहाँ से पैदा हो गया, हम यही मालूम करना चाहते हैं। जब फरहाद को गिरफ्तार किया गया तो उससे बहुत पहले वो ऐलान कर चुका था कि वो उज़्बेकिस्तान में है, लेकिन ये मालूम करना ज़रूरी है कि उन 2 में से कौन असली है। उसने अमरीकी और उसके इत्तहादी ममालिक को और तुम सबको उलझा दिया। कैसे मालूम होगा कि असली कौन है? मालूम ना हो सका तो दोनों को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। क्या तुम्हें फरहाद का पता ठिकाना मालूम हो रहा है? कोई कामयाबी हासिल हो रही है? मुझे उम्मीद है मैं अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों से पहले फरहाद तक पहुंच सकूंगा। अब तुम भी मेरे साथ वहां ख्यालख्वानी करोगी। क्या मेरे लिए कोई खास काम निकला है? हाँ, मैं एक लेडी डॉक्टर जमीला के दिमाग तक पहुंच गया हूँ। वो उज़्बेक इस्लामी तंजीम में सीनियर डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही है। तुम उसके अंदर रहकर बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर सकोगी। मैंने भी बहुत कुछ मालूम किया है। किन मालूमात के जरिए तुम फरहाद तक पहुंच सकोगे? अभी उसके दिमाग में चलो, उसके ख्यालात पढ़ो। जब अहम मालूमात हासिल कर लोगी तब बताऊंगा तुम्हें क्या करना है।
वो रास्पुटीन के दिमाग में आई। रास्पुटीन ने उसे डॉक्टर जमीला के दिमाग में पहुंचा दिया। वो वहां पहुंचते उसके ख्यालात पड़ने लगी। जमीला एक उम्र रसीदा तजुर्बाकार डॉक्टर थी। इस तंजीम में मेडिकल के शोबे की इंचार्ज। वो जांबाजों की खुफिया पनागाहों से अच्छी तरह वाकिफ थी। बीमार या जख्मी जांबाजों के इलाज और ऑपरेशन के सिलसिले में दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर उन खुफिया पनागाहों में जाती रहती थी। जमीला के चोर ख्यालात ने बताया कि फरहाद वाकई जनूबी इलाकों की किसी पनागाह में मौजूद है और अपनी टेलीपैथी के जरिए इस्लामी तंजीम को खूब फ़ायदे पहुंचा रहे। तंजीम के खास अहदेदारों ने अपने डॉक्टरों, इंजीनियर्स, फौजी अफसरों और जांबाजों को नहीं बताया कि फरहाद किस पनागाह में है। जिन्हें फरहाद से मिलना ज़रूरी होता उन्हें सिर्फ उस पनागाह तक पहुंचाया जाता। कभी उस पनागाह में किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती तो जमीला को वहां भेजा जा सकता था। रास्पुटीन ने इसी उम्मीद पर कोरोना को डॉक्टर जमीला के दिमाग में पहुंचाया कि वो उसके ख्यालात पढ़ती रहेगी, उसकी मसरूफियात पर नज़र रखेगी। जमीला को आजकल में किसी ज़रूरत के तहत फरहाद के पास पहुंचाया जा सकता था। इस तरह कोरोना भी वहां पहुंच जाती। अगर ऐसा ना होता तब भी वो जमीला के जरिए तंजीम के दूसरे अहम अफराद तक पहुंचती रहती। रास्पुटीन ने उसे कहा, तुमने ये मालूम किया होगा, डॉक्टर जमीला का एक जवान बेटा है, उसका नाम फेरोज़ बख्त है। तुम उसके दिमाग में भी पहुंचो। वो जमीला का एक ही बेटा है, उसकी जान है, उसकी कमज़ोरी है। हम ज़रूरत के वक्त उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकेंगे। कोरोना सिर्फ ज़हीन ही नहीं, मक्कार भी थी। उसने माजी में बड़ी मक्कारियाँ दिखाई थीं, बड़ी कामयाबियाँ हासिल की थीं। वो रास्पुटीन के मशवरों की मोहताज नहीं थी। रास्पुटीन ने उसे अपनी मामूला और दाश्ता बना रखा था और तनवीमी अमल के ज़ेर असर थी, इसलिए उसके मशवरों और अहकामात पर अमल करती रहती थी। उसने रास्पुटीन के हुक्म के मुताबिक जमीला के बेटे फिरोज़ बख्त के दिमाग में भी जगह बनाई। फिर उसके ख्यालात पढ़ने के बाद दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। रात के खाने का वक्त था। अरमान ने आकर पूछा, मैडम आप खाना बाहर खाएंगी या यहाँ लाया जाए? उसने कहा, हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे, मैं चेंज करके आती हूँ। रमेश से कहो वो भी तैयार हो जाए। अरमान उस कमरे से निकलकर रमेश के पास आया। वो अपने कमरे में बैठा वोडका पी रहा था। अरमान को देखकर बोला, आओ मेरे साथ ऐश करो, जीने का मज़ा पीने में है। अरमान ने कहा, मैं ज़्यादा पीकर बहकना नहीं चाहता, अगर मैडम इजाज़त देंगी तो मैं खाने से पहले 2 पैक पी लूँगा। वो गटागट पीने के बाद खाली गिलास को मेज़ पर रखते हुए बोला, तुम तो मैडम के गुलाम बन गए हो। आज मैं तुम्हारी मैडम के साथ एक कमरे में रात गुजारूंगा। क्या पटाखा जवानी है, आज मेरे बुढ़ापे में धमाके करेगी। मैंने तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा। मैडम इतनी मेहरबान है और तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। अक्लमंद वो है जो मौके से फ़ायदा उठाता है। अगर मैं उसे आम हालात में ये कहता कि आओ अपनी जवानी मेरे हवाले कर दो, तो वो हकारत से मुझे बूढ़ा कहकर मुझ पर थूक देती। लेकिन अब उसकी कमज़ोरी मेरे हाथ में है, वो मुझे अपने बेड पर आने से नहीं रोक सकेगी। कोरोना अपने कमरे में लिबास तब्दील करने के दौरान में ख्याल खोनी के जरिए रमेश और अरमान के पास पहुंची हुई थी। रमेश सोच रहा था कि अब और नहीं पीना चाहिए, ज़रा होश में रहकर, ज़रा मूड में रहकर उस हसीना से छेड़छाड़ करनी चाहिए। कोरोना ने उसे और पीने पर माइल किया। उसने ना चाहते हुए भी बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। अरमान ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, सोडा या पानी मिलाकर पियो वरना खोपड़ी उलट जाएगी। वह बोतल को मुंह से लगाए घटाघट पिए चला जा रहा था। ज़रा ठहर ठहर कर पीना चाहता था, लेकिन कोरोना बोतल को उसके मुंह से हटने ही नहीं दे रही थी। वो समझ रहा था कि यूं खालिस वोडका नहीं पीनी चाहिए या फिर रुक रुक कर पीना चाहिए। सब कुछ समझने के बावजूद वो रुक नहीं पा रहा था। जब खुद ब खुद रुका तो बोतल खाली हो चुकी थी। उसका सर घूमने लगा, दरो दीवार घूमने लगे। उसके हाथों में इतनी सख्त नहीं रही कि बोतल को थाम सके। इससे पहले कि वो गिरती, अरमान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया, लेकिन उस बूढ़े को थामने से पहले वो कुर्सी से लुढ़क कर गिर पड़ा और चारों शाने चित हो गया। अरमान ने नागवारी से कहा, कम वक्त को समझाया था, लेकिन इसे बुढ़ापे में जवानी का घुमंड है। शराब की एक बोतल को बर्दाश्त ना कर सका, मैडम की जवानी का बोझ क्या उठाएगा। वह झुककर उसे फरे से उठाना चाहता था। कोरोना ने आकर कहा, इस कुत्ते को यहीं पड़ा रहने दो। अच्छा हुआ यहीं नशे में आउट हो गया, बाहर हमारे साथ जाता तो प्रॉब्लम बन जाता। मैडम ये बेहोश हो गया है, इसे अस्पताल पहुंचाना होगा। इसे मरना ही है तो यह अस्पताल जाके भी मरेगा, लिहाजा इसे यहीं मरने दो। दरवाज़ा लॉक करो और चलो यहाँ से। वह दरवाज़ा लॉक करके कोरोना के साथ कॉटेज से साहिल की तरफ जाने लगा। साहिल पर बड़ी बड़ी हेडलाइट्स के बायस दूर तक साहिल रोशन हो गया था। समुंदर की लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं और चांदी जैसी हसीनाएं लहरों की चांदी से खेल रही थीं। जवान और बूढ़े भी उनके साथ हंस खेल रहे थे। साहिल पर खेल तमाशे भी हो रहे थे और दूर दूर तक मेला सा लगा हुआ था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। कोरोना ने अरमान से कहा, तुम कुछ पीना चाहो तो पी सकते हो, मैं सूप पीऊंगी। अरमान ने कोरोना के लिए सूप और अपने लिए विस्की का डबल पैक मंगवाया। फिर उससे पूछा, आप क्यों नहीं पीती? मैं योगा की मशकें करती हूँ, कभी 10 मिनट और कभी 15 मिनट के लिए सांस रोक लेती हूँ। योगा जानने वाले किसी किस्म का नशा नहीं करते। वो सूप पीने लगी।
वह विस्की का एक एक घोंट हलक से उतारते हुए सोचने लगा, कितनी हसीन है। इसे पहली बार एयरपोर्ट में देखा तो मेरे दिल में उतर गई। काश मैं हैसियत में इसके बराबर होता तो इसके रूबरू खड़े होकर कहता, आई लव यू। कोरोना खामोशी से उसके ख्यालात पड़ रही थी। उसने उसे जुबान से बोलने पर मजबूर किया। वो उसकी तरफ झुकते हुए बेख्तियार बोल पड़ा, आई लव यू। फिर एकदम से घबराकर सीधा बैठ गया। कोरोना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझसे पहले क्यों ना कहा? मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वह हैरानी और बेयकीनी से उसे देखने लगा। कोरोना सर झुकाकर सोच रही थी, ये मुझे क्या हो गया? रास्पुटीन अगर मेरे चोर ख्यालात पड़ेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि मैं इस नौजवान को चाहने लगी हूँ। अरमान ने कहा, आप मजाक कर रही हैं? मैं एक बहुत मामूली गाइड हूँ, आपकी तरह दौलतमंद नहीं हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मेरे पास है। मैं वही चाहती हूँ जो मेरे पास नहीं है। क्या अभी तक आपने शादी नहीं की है? की भी है और नहीं भी। मैं उससे निजात हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन शायद कभी ना कर सकूँ। ऐसी क्या मजबूरी है? वो कौन है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आप ना कहो, तुम कहो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकोगे, मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। वह सोचने लगी, आज रात में इस पर तनवीमी अमल करूंगी, इसके दिमाग को लॉक कर दूंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो रास्पुटीन इसके दिमाग में आकर ये मालूम कर लेगा कि ये मुझ पर आशिक हो गया है। फिर वह इस बेचारे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पसंद का खाना मंगवा कर खाने लगे। वो इस बात को समझती थी कि रास्पुटीन ने अपने तनवीमी अमल के जरिए उसे अपनी मामूला बना रखा है। उसका दिल कहता था कि पारस टेलीपैथी से महरूम हो गया है, इसलिए उसकी मौजूदा हालात से गाफिल है। इसके बाद अब कोई दूसरा उसका निजात दहिंदा नहीं था। यह सोच सोचकर वो मायूस हो जाती थी। वैसे किस्मत बदलते देर नहीं लगती, कहीं ना कहीं से दूसरा मसीहा पैदा हो जाता है। वह दूसरा मसीहा किबरिया था। जब वो अरमान के साथ कॉटेज में वापस आई तो अपनी प्लानिंग के मुताबिक अरमान पर तनवीमी अमल करने वाली थी, ताकि उसके दिमाग को लॉक करके उसे रास्पुटीन से महफूज रख सके। लेकिन वो अपने बेडरूम में आई तो लिबास तब्दील करके बेड पर बैठ गई। किबरिया ने उसके अंदर थकन का एहसास पैदा किया। वह बेड पर लेट गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगीं। किबरिया ने उसे सुला दिया। रास्पुटीन उज़्बेकिस्तान में कोरोना से बड़े अहम काम लेना चाहता था। किबरिया ने सोचा, इस दुश्मन को कोरोना से महरूम कर दिया जाए। इस तरह वो उज़्बेकिस्तान की मुहिम में तन्हा रह जाएगा। फिर वो कोरोना को तलाश करता फिरेगा और कोरोना उसे इंतकाम लेने के लिए उसके मामलात में मुदाखलत करती रहेगी और उसका सुकून बर्बाद करती रहेगी। किबरिया ने उस पर तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग में ये बातें नक्श की कि वह आइंदा रास्पुटीन के ज़ेरे असर नहीं रहेगी। उसकी आवाज़ और लहजा सुनते ही सांस रोककर उसे भगाएगी। उसने एक मखसूस लबो लहजा उसके जहन में नक्श करने के बाद कहा कि वो इस मखसूस लबो लहजे के साथ आने वाले को अपने अंदर महसूस नहीं करेगी। बाकी तमाम सोच की लहरों को महसूस करते ही उन्हें अंदर आने से मना कर देगी। उसने हुक्म दिया कि वो नींद से बेदार होने के बाद उसके तनवीमी अमल को भूल जाएगी। ये कभी नहीं सोचेगी कि किसी ने अपने मखसूस लबो लहजे के जरिए उसे अपनी मामूला बनाया है। वो खुद को आज़ाद समझती रहेगी। उज़्बेकिस्तान में रास्पुटीन के खिलाफ फरहाद की हमायत में काम करती रहेगी और रास्पुटीन के हर मामले में मुदाखलत करती रहेगी। उसने ये भी ताकीद की कि वह बेदार होने के बाद अपना चेहरा तब्दील करके कन्याकुमारी से दूर चली जाएगी। उसने 1 घंटे तक उसे तनवीमी नींद सोने दिया। फिर अल्पा को मुखातिब करके बताया कि उसने कोरोना को रास्पुटीन से छीन लिया है। अल्पा उसे बताने लगी कि वह एंजी को कोबरा से दूर करके उसे उलझा रही है। दोनों अपने अपने मामलात एक दूसरे को बताते रहे। फिर 1 घंटे बाद किबरिया कोरोना के पास आ गया। वो तनवीमी नींद से बेदार हो गई थी। ये समझ रही थी कि रेस्टोरेंट से आते ही थकन के बायस आंख लग गई थी। अब उसे अरमान के दिमाग में जाकर उस पर तनवीमी अमल करना चाहिए। किबरिया ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ रास्पुटीन के दिमाग में पहुंचा। वो बोला, कौन हो तुम? फौरन बोलो वरना अभी बका दूंगा। किबरिया ने आवाज़ बदलकर सरगोशी में कहा, कोरोना। इतना कहकर वो वापस कोरोना के पास आ गया। रास्पुटीन सोच रहा था, यह अभी कौन आया था? सिर्फ कोरोना का नाम लेकर वापस क्यों चला गया? वो ख्याल ख्वानी की प्रवास करते हुए कोरोना के पास आया। उसने फौरन ही सांस रोक ली। रास्पुटीन की सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने हैरानी और परेशानी से सोचा, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी मामूला है, मुझे अपने दिमाग से कैसे भगा सकती है? वो फिर उसके दिमाग में पहुंचा। उसने फिर सांस रोक ली। उधर कोरोना खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। उसने दोबारा रास्पुटीन को अपने अंदर महसूस करते ही भगा दिया। इसका मतलब यह था कि वो उसके तनवीमी अमल से आज़ाद हो गई है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो फातिहाना अंदाज में ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई रास्पुटीन के पास आई। फिर बोली, सांस ना रोकना, मैं कोरोना हूँ। उसने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे अपने दिमाग में आने क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? तुम तो मेरे आमिल हो, आका हो, मेरी इज्जत से खेलने वाले, मेरे बदन को नोचने वाले गिद्धो। आओ, आ जाओ। तुम मेरे तनवीमी अमल के शिकंजे से आज़ाद कैसे हो गई? सीधी सी समझ में आने वाली बात है। तुम्हारे तनवीमी अमल की मुद्दत गुजर चुकी थी, उसके असरात ख़त्म होते ही मैं आज़ाद हो गई हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से 3 दिनों के बाद मुद्दत ख़त्म होने वाली थी। मैं कल रात तुम पर दोबारा अमल करने वाला था।
तुम्हारा हिसाब गलत हो गया। ये तुम्हारी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती है। ज्यादा ना बोलो, मैं तुम्हें फिर बदनसीब बना सकता हूँ। अब तो तुम भौंकने वाले कुत्ते रह गए हो, काटने वाले नहीं रहे। तुम मेरे साथ जो ज्यादतियां करते रहे, अब उसकी सजाएं पाने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी बदतरीन दुश्मन बनकर फरहाद की हमायत करूंगी और उज़्बेकिस्तान में तुम्हारी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाती रहूंगी। फिलहाल मैं तुम पर थूक कर जा रही हूँ, आख थू। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। रास्पुटीन ने चैलेंज किया था कि वो उसे फिर बदनसीब बना सकता है, लिहाजा उसकी पहुंच से कहीं दूर चले जाने में ही दानिशमंदी होती। रास्पुटीन उसके दोनों गाइड्स रमेश और अरमान के जरिए उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इस वक्त रमेश नशे में मदहोश पड़ा हुआ था। अरमान के बारे में ये याद आया कि रास्पुटीन ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है, वो उसके अंदर नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन वो किसी दूसरे हथकंडे से मुकामी पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को उसका दुश्मन बना सकता है। किसी गुंडे बदमाश को आलाकार बनाकर उसके जरिए उसे गोली मार सकता है। फिलहाल दानिशमंदी यही थी कि वह इस इलाके से दूर चली जाए। उसने अरमान को बुलाकर कहा, मैं अभी यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ, क्या मेरे साथ चलोगे? तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। फौरन एक बैग में अपना ज़रूरी सामान लो और बाहर निकलो, मैं अभी आ रही हूँ। वो अपने कमरे में चला गया। करोना अपने बैग में मेकअप का तमाम सामान और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखकर कॉटेज से बाहर आई। फिर अरमान के साथ टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लगी। अरमान ने पूछा, तुम अचानक यहाँ से जा रही हो, कोई परेशानी है? हाँ, एक दुश्मन मुझे तलाश कर रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे मैं कहीं दूर जाकर छुपना चाहती हूँ। तुमने पहले भी जिक्र किया था, आखिर वो कौन है मुझे बताओ। मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ, उसकी हड्डी पसली तोड़कर उसे अपाहिज बना दूंगा। एक कार उनके करीब आ गई और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। ड्राइव करने वाले ने कोरोना को देखकर कहा, ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, मैं लिफ्ट दे सकता हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, मैं लिफ्ट चाहती हूँ। वो गाड़ी रोककर बोला, एक शर्त है, तुम मेरे साथ बैठोगी और ये जवान पीछे बैठेगा, बोलो मंजूर है? कोरोना ने अरमान से कहा, पीछे बैठ जाओ, हमारे लिए टैक्सी से ये कार बेहतर रहेगी। वो दोनों आगे पीछे बैठ गए। कार आगे चल पड़ी। ड्राइव करने वाले ने अच्छी खासी पी रखी थी। उसने कहा, मेरा नाम देवराज खोटे है, गोवा में शराब की फैक्ट्री है, लाखों कमाता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैंने शादी नहीं की, औरत वैसे ही मिल जाती है। एक बीवी पालना सबसे बड़ी हमाकत है, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोरोना ने कहा, अच्छा ख्याल है, मैंने भी शादी नहीं की। जब तुम्हारे जैसे उल्लू मिल जाते हैं तो एक शौहर पालना सबसे बड़ी हमाकत है। तुमने मुझे उल्लू कहा? तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया है, इसलिए खुद को उल्लू समझ रहे हो। वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, मैं इससे लड़ाई करूंगा, इस औरत के साथ नहीं बैठूंगा। वो कोरोना की मर्जी के मुताबिक लड़ने लगा। एक जगह कार को रोककर कहा, तुम बकवास औरत हो, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा। वो कार से उतरते हुए अरमान से बोला, तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे रहूंगा। अरमान बाहर आकर कोरोना के पास स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। देवराज खोटे पिछली सीट पर आ गया। कार आगे चल पड़ी। खोटे ने कहा, सीधे गोवा चलो, रास्ते में कोई गड़बड़ ना करना, मैं यहाँ सो रहा हूँ। वो पिछली सीट पर सो गया। कोरोना ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। वो खराटे लेने लगा। अरमान ने कहा, यह अजीब आदमी है, तुमसे ख्वामखा लड़ रहा था। अगर बदतमीजी करता तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। दिमाग ठंडा रखो, इसने थोड़ी सी लड़ाई की लेकिन गाड़ी हमारे हवाले कर दी। मुझे सोचने समझने दो कि कहाँ जाना है। वो सोचने लगी। देवराज खोटे गोवा में रहता है, वहाँ बैरून ममालिक से बेशुमार सयाह आते हैं, उनमें कोई दुश्मन भी हो सकता है। मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मैं चेहरा बदल कर रह सकती हूँ। देवराज खोटे तन्हा अपने बंगले में रहता है, मैं इसे अपना मामूल बनाकर अरमान के साथ इसके बंगले में आराम से रहूंगी। वो अरमान से बोली, मैं ज़रा बैठे बैठे सोना चाहती हूँ, मुझे मुखातिब ना करना, मैं खुद ही जाग जाऊंगी। वो आंखें बंद करके देवराज खोटे के दिमाग में पहुंच गई, फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि जो अहकामात तुम्हें दे रही हूँ उन्हें अपने जहन में महफूज रखो और उन पर अमल करो। मेरा हुक्म है कि तुम मुझे अपनी छोटी बहन समझोगे, अपने और पराए सभी से कहोगे, मेरा नाम रोना खोटे है, मैं लंदन में तालीम हासिल करने के बाद यहाँ आई हूँ। मेरे साथ मेरा पति है, इसका नाम शेखर है। अरोना और शेखर कुछ अरसा तक तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम हमेशा अपनी बहन अरोना के अहकामात की तामील करते रहोगे। उसने ज़रूरी अहकामात उसके जहन में नक्श किए, फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया, फिर खुद 4 घंटे के लिए आराम से सो गई। कोबरा भी उज़्बेकिस्तान में किसी हद तक कामयाबियां हासिल कर रहा था। पहले तो उसने मुझ तक पहुंचने के लिए हुकूमती ज़राए इख्तियार किए थे। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को अलहकार बनाकर इस्लामी तंजीम के आला अहदेदारों तक पहुंचता रहा। इस तंजीम के 3 अहदेदार योगा के माहिर थे। वही मेरे डमी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। सिर्फ ये नहीं जानते थे कि उनकी पनाह में एक डमी है, असली फरहाद नहीं है। वो जी जान से मेरी हिफाजत कर रहे थे।
उन तीनों के बाद किसी चौथे ओहदेदार को यह नहीं मालूम था कि मैं किस पनाहगाह में हूं। कोबरा दूसरे ओहदेदारों के दिमागों में पहुंच गया। उनके ख्यालात पढ़ने से यह पता चला कि उनमें से कोई मेरा पता ठिकाना नहीं जानता। मुझ तक पहुंचने के लिए उसे उन तीन में से किसी एक ओहदेदार के अंदर पहुंचना होगा, और वहां तक पहुंचने की एक सूरत यह थी कि उन तीनों में से एक के बीमार होने का इंतजार किया जाए। फिर उनके बीमार और कमज़ोर दिमागों से वो मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। दूसरी सूरत यह थी कि वो अपने आलाकारों के जरिए उन तीनों में से किसी एक को जख्मी कर देता, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वो तीनों ओहदेदार बहुत ही सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ रहते थे। उनके 1 दर्जन गार्ड्स योगा के माहिर थे। कोबरा उनमें से किसी को भी अपना आलाकार नहीं बना सकता था। फिर भी वो मायूस नहीं हुआ, दूसरे ज़राए तलाश करता रहा। आखिर वो एक ऐसे ओहदेदार तक पहुंचा जो मुख्तलिफ खुफिया पनागाहों में राशन और असलहा पहुंचाने का जिम्मेदार था। उसकी मातियत दूर दराज के इलाकों में ज़रूरत का तमाम सामान जाबाजों तक पहुंचाते। उसे यकीन हो गया कि वो इसी एक ओहदेदार के जरिए मुझ तक पहुंच सकेगा। आखिर उन 3 ओहदेदारों में से एक ने उस ओहदेदार से फ़ोन के जरिए रब्ता किया। मोहतरम सलाहुद्दीन, हमारी एक नई और बहुत ही अहम खुफिया पनागाह है। वहाँ ज़रूरी असला और 1 माह का राशन पहुँचाना है। आज शाम को हमारा एक ख़ास आदमी तुम्हारे पास आएगा। वो आदमी भी नहीं जानता कि नई खुफिया पनागाह कहाँ है। जब वो मतलूबा ज़रूरी सामान की गाड़ी लेकर यहाँ से चल पड़े, तब उसे फ़ोन के जरिए बताया जाएगा कि उसे किन किन रास्तों से गुजरना है। कोबरा की उम्मीद भर आई। वो सामान ले जाने वाले उस खास आदमी को अपना आलाकार बना सकता था। उसके दिमाग में रहकर मालूम कर सकता था कि उसे फ़ोन के जरिए क्या हदायत दी जा रही हैं और उसे नई खुफिया पनाहगाह तक पहुंचाने के लिए किस तरह उसकी रहनुमाई की जा रही है। वो खास आदमी शाम तक उस ओहदेदार के पास आने वाला था। कोबरा बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगा। दोपहर को उस ओहदेदार से कहा गया कि वो खास आदमी ठीक 4 बजे उसके पास आ रहे। सामान से भरी हुई गाड़ी तैयार रखी जाए। रास्पुटीन और तमाम अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के मुकाबले में कोबरा को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली थी। वो उन सबसे पहले मेरी खुफिया पनाहगाह तक पहुंचने वाला था। वो अपनी प्लानिंग पर गौर करने लगा कि मेरी पनाहगाह तक पहुंचने के बाद वो किस तरह किसी आलाकार के जरिए मुझे जख्मी करेगा। फिर मेरे दिमाग में पहुंचकर मुझे अपना मामूल और महकूम बना लेगा। 4 बजने में 2 मिनट रह गए। वो खास आदमी आने ही वाला था। ऐसी वक्त एंजी ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसे अगवा करके गन पॉइंट पर रखा गया है। ये सुनते ही वो परेशान हो गया। उसने ख्याल खोनी के जरिए एंजी के अंदर पहुंचकर उन 3 बदमाशों को देखा। उनमें से एक ने एंजी को रिवॉल्वर की जद पर रखा था। उसने रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसे नाकामी हुई। उसके 2 साथी खामोश थे। कोबरा ने घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। उसे उस ओहदेदार के जरिए खास आदमी के अंदर पहुंचना था। इधर एंजी के सामने मौत थी। वो जल्द से जल्द एंजी को तहफ़्फ़ुज़ फराम करके उस ओहदेदार के पास पहुंचना चाहता था। कार में एंजी के पीछे बैठे हुए दोनों गुंडे खामोश थे। उसने बड़ी चालाकी से उन्हें बोलने पर मजबूर किया। उनमें से एक बोल पड़ा। उनका साथी जेरी बहुत चालाक था। उसने कोबरा से कहा कि उनका साथी अहमक है। इसे मना करने के बावजूद वो बोल पड़ा। उसने दुश्मन को अपने दिमाग में आने का मौका दिया, लेकिन इससे पहले कि दुश्मन उसे आलाकार बनाकर उसे नुकसान पहुंचाए, जेरी ने उसे गोली मार दी। उसका दूसरा साथी बोल पड़ा कि उसने अपने ही दोस्त को क्यों हलाक किया। उसके बोलते ही कोबरा उसे आलाकार बनाने के लिए उसके दिमाग में पहुंच गया। वो जल्द से जल्द जेरी को हलाक करके उस ओहदेदार के पास जाना चाहता था। पहले एंजी की सलामती ज़रूरी थी, लेकिन जेरी ने अपने दूसरे साथी को भी गोली मार दी। कोबरा परेशान होकर एंजी के दिमाग में आया। जेरी से बोला, मेरी वाइफ को हलाक ना करो। तुम 10 लाख मांग रहे थे, मैं 10 करोड़ दूंगा। तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। मेरी वाइफ को नुकसान ना पहुंचाओ। जेरी ने कहा था कि मैं एंजी को ऐसी जगह ले जा रहा है जहां कोबरा कभी नहीं पहुंच सकेगा। जब उसे रकम मिल जाएगी तो उसकी वाइफ उसे वापस मिल जाएगी। जेरी ने रिवॉल्वर के दस्ते से एंजी के सर पर एक ज़रब लगाई थी। वो बेहोश हो गई थी। अब कोबरा उसके दिमाग में रहकर यह मालूम नहीं कर सकता था कि जेरी उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने कोबरा से कहा था कि वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। वह फिर उसके दिमाग में आकर लेन देन के मामलात तय कर सकता है। कोबरा मजबूर हो गया था। एंजी के होश में आने के बाद ही उसकी सलामती के लिए कुछ कर सकता था। वो फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए उस ओहदेदार के दिमाग में पहुंचा। वो अपनी वाइफ के सिलसिले में इस कदर उलझ गया था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। वो तकरीबन पौन घंटे बाद आया तो पता चला वो खास आदमी आकर जा चुका है। उस खास आदमी को तो सिर्फ आना था और सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर चले जाना था, और वो जा चुका था। कोबरा झुंझला कर रह गया। अब वो उस खास आदमी की आवाज़ नहीं सुन सकता था। उस ओहदेदार की सोच ने बताया कि वो उस खास आदमी से फ़ोन पर रब्ता नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे उसका फ़ोन नंबर नहीं बताया गया। एक ओहदेदार ही ऐसा था जिसके ज़रिए कोबरा उस खास आदमी तक पहुंच सकता था। अब कामयाबी की कोई सूरत नहीं रही थी। वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला बुरी तरह नाकाम हो गया।
एल्पा ने सही वक्त पर एनजी को अगवा करके कोबरा के ज़बरदस्त मंसूबे को खाक में मिला दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एल्पा ने उसकी लालमी में उसकी चहेती बीवी को आलाकार बनाया है। एल्पा ने एनजी को अगवा करने के लिए जेरी को आलाकार बनाया था। जेरी ने उसकी मर्जी के मुताबिक एनजी को बेहोश किया था। वो नहीं जानता था कि उसे बेहोश करने के बाद कहाँ ले जाया जाएगा। वो ये सब कुछ एल्पा की मर्जी के मुताबिक कर रहा था। उसका कोई दूसरा खुफिया अड्डा नहीं था। वो घूम फिर कर उस मकान में दोबारा आ गया। एनजी को कार से निकालकर उसे अपने कंधे पर लादकर मकान के अंदर एक कमरे में आया। उसे एक बेड पर डालकर उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। वो होश में आ रही थी। उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। एनजी ने होश में आने के बाद आंखें खोलनी चाहिए तो पता चला पट्टी बंधी हुई है और दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। वो किसमिस आते हुए कोबरा को आवाज़ें देने लगी। जेरी ने कहा, मैं तुम्हारे करीब बैठा हुआ हूं और तुम रिवॉल्वर के निशाने पर हो। अपने कोबरा को आवाज़ें देती रहो। अगर वो ना आए तो मुझे फ़ोन नंबर बताओ। जितनी जल्दी मामला तय होंगे उतनी ही जल्दी तुम्हें रिहाई मिलेगी। वो कोबरा का फ़ोन नंबर बताने लगी। ऐसे ही वक्त वो उसके दिमाग में आ गया। आते ही झुंझला कर बोला, तुम्हारी वजह से मैं फरहाद तक पहुंचते पहुंचते रह गया। मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक उसे अपना मामूल और महकूम बना सकता था। मैं बहुत बड़ी कामयाबी से महरूम हो गया हूँ। तुम घर से बाहर क्यों गई थी? कहाँ मरने गई थी? इन बदमाशों के हाथ कैसे लग गईं? अब तुम कहाँ हो? वो रोते हुए बोली, मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? क्या मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही हूँ? अगर परेशान हो रहे हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से। जो मेरे नसीब में लिखा है वो ज़रूर होगा। बकवास मत करो। तुम जानती हो मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। तुम्हारी अच्छे और बुरे नसीब की जिम्मेदारी मुझ पर है। बताओ ये तुम्हें कहाँ ले आया है? तुम गुस्से में ये नहीं देख रहे हो कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है? मैं कैसे बताऊं कि मुझे कहाँ लाया गया? वाकई मेरी अक्ल काम नहीं कर रही है। जी चाहता है दीवार से सर टकराने लगूं। इतना बड़ा टेलीपैथी जानने वाला मेरी गिरफ्त में आते आते हाथ से निकल गए। जेरी बड़ी देर से खामोश बैठा एनजी को दिख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम अपने आदमी से बातें कर रही हो? कोबरा ने एनजी के जरिए कहा, हाँ मैं मौजूद हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी मतलूबा रकम मुझे कहाँ पहुँचानी है? इस बार एल्पा ने जेरी के जरिए कहा, मुझे रकम की ज़रूरत है और ना ही मैं तुम्हारी वाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तो एक आलाकार हूँ। कोई तुम्हें फरहाद अली तैमूर तक पहुंचने से रोकना चाहता था। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। अगवा का ये ड्रामा खत्म हो चुका है। तुम्हारी वाइफ वापस आ रही है। कोबरा ने कहा, तुम फरहाद के माइती हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी नाकामी का मुंह दिखाया है, लेकिन यह तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम मेरी वाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रही हो। मैं उसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। अमरीकी अकाबरीन के लिए उनके तमाम टेलीपैथी जानने वाले बेहद अहम थे। वो उन सबको सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इज्जत नंबर 7 की करते। उस पर अंधा एतमाद करते। नंबर 7 ने फैसला किया था कि वो फौज के 3 आला अफसरों का एतमाद हासिल करता रहेगा और उनके मशवरों के मुताबिक मुल्क व कौम की खिदमत करता रहेगा। उसके बाकी टेलीपैथी जाने वाले साथी जो जंजीरें तोड़कर चले गए थे वो भी मुहिब्बे वतन थे और नंबर 7 से बहुत मोहब्बत करते थे। उसके मशवरों पर अमल भी करते थे। जब उन्हें अंडरग्राउंड सेल से आज़ादी मिली तब नंबर 7 साबी कमज़ोरियों में मुब्तला था। ऐसे वक्त उसके तमाम साथियों ने उसकी हिफाजत की, उसे अस्पताल पहुंचाया और इस बात का ख्याल रखा कि कोई दुश्मन उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अपना गुलाम ना बना ले। इतना ख्याल रखने के बावजूद आला बीबी ने उसके दिमाग में जगह बना ली थी। उन 8 अमरीकी टेलीपैथी जाने वालों में नंबर 3 बहुत पहले से हमारा मामूल था। आला बीबी ने नंबर 3 के जरिए नंबर 7 को अपना मामूल और महकूम बना लिया था। इस तरह वो अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक के टॉप सीक्रेट्स और इंतहाई खुफिया मंसूबों से वाकिफ़ होती रहती थी। वो 8 टेलीपैथी जाने वाले इत्तहादी ममालिक के सरबराहों और अहम ओहदेदारों के अंदर पहुंचकर उनके ऐसे मंसूबों और इरादों को भी समझते रहते थे जिन्हें वो अमेरिका से भी छुपाना चाहते थे। नंबर 3 और नंबर 7 नहीं जानते थे कि आला बीबी उनकी लालमी में उनके तमाम राज और मंसूबे मालूम करती रहती है। पहले तो दुश्मनों के नापाक अज़ाइम ये थे कि वो बाबा साहब के दायरे को नीस्त तो नाबूद कर देंगे, लेकिन मैं उनके गले में हड्डी की तरह अटक गया था। वो मुझे गिरफ्तार करने के बाद उलझ रहे थे कि मैं असली हूं या नहीं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में भी एक फरहाद अली तैमूर मौजूद था। वहाँ मेरे चाहने वाले मुझे पनाह दे रहे थे। इस्लामी तंजीम और उनके जांबाज मेरी हिफाजत कर रहे थे। कोबरा और रास्पुटीन दावा कर रहे थे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और वो जल्दी मेरी खुफिया पनाहगाह तक पहुँचने वाले हैं। अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले भी ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ पहुँचते रहते थे। आला बीबी उनके सरों पर मुसल्लत रहती और उनके मंसूबों को नाकाम बनाती रहती। जितनी सरगर्मी से मुझे तलाश किया जा रहा था उसे यकीन होता था कि असली फरहाद उज़्बेकिस्तान में है, जबकि वो अपने कैदी फरहाद का ब्रेन और चेहरा वॉश करके देख चुके थे। वो हर पहलू से असली फरहाद साबित हो रहा था। उन्होंने इंटरनेट और दूसरे तमाम चैनल्स के जरिए दुनिया को दिखाया था कि वो फरहाद को गिरफ्तार कर चुके हैं और अब वो उसे डमी फरहाद साबित नहीं कर सकेंगे। अमेरिका और उसके इत्तहादियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ।
वहाँ यही मसला ज़ेरे बहस था कि असली फरहाद कहाँ है। उनकी कैद में है, ये उज़्बेकिस्तान में। अगर उनका कैदी असली फरहाद नहीं है तो उस पर अदालत में मुकदमा चलाना सरासर हमाकत होगी। वो किसी डमी को सजाए मौत दिलाएंगे, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा। बरतानिया के एक आला ओहदेदार ने कहा, पहले हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन हम अपने टारगेट से हट गए हैं। दूसरे ने तायद की, बेशक हम बाबा साहब के इदारे को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, उस इदारे पर हमला करने का जवाब पैदा कर रहे थे। हमने फरहाद को दहशतगर्द साबित किया, बाबा साहब के इदारे से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुतालबा ना मानने की सूरत में हम उस इदारे पर हमला कर सकते थे। सिर्फ एक ही दिन के हमले से वो इदारा हमेशा के लिए नाबूद हो जाता। एक और ओहदेदार ने कहा, लेकिन हुआ क्या? हमारी तवक्को के खिलाफ उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया, सारी दुनिया के सामने फरहाद को हमारी हिरासत में दे दिया। अब हम इनकार भी नहीं कर सकते। जब वो दहशतगर्द हमारे हाथ आ गया है तो अब इस इदारे पर हमला करने का जवाज़ नहीं रहा। हमें नए सिरे से कोई प्लानिंग करनी होगी। उस सबसे बड़े इस्लामी इदारे को किसी तरह भी हमेशा के लिए ख़त्म करना है। एक मुशीर ने कहा, जनाब तबरेज़ी और जनाब अब्दुल्ला वास्ती की तरह वहाँ जितने भी उलमाए दीन हैं उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जाए। जब मरकज़ी ओहदों पर फ़राइज़ अदा करने वाले ये उलमा नहीं रहेंगे तो इदारा कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ की कमज़ोरियों से हम फ़ायदा उठा सकेंगे। एक ने एतराज़ किया, आप जो मशवरा दे रहे हैं ये दरअसल सर्द जंग की पॉलिसी है। कई बरसों तक इस पर अमल करते रहने के बाद मतलूबा मकासद हासिल होते हैं। हमें ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि एक ही हमले में वो इदारा ख़त्म हो जाए। वो इदारा फरहाद और उसकी पूरी फैमिली की पनाह गए। वहाँ से कई टेलीपैथी जाने वाले जन्म लेते रहते हैं। उन्होंने एक ट्रांसफार्मर मशीन ज़रूर कहीं छुपा रखी है, उसके ज़रिए वो दहशतगर्दी पैदा कर रहे हैं। उस इदारे की सलामती हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा मशवरा है कि हम दुनिया वालों के सामने असली और नकली फरहाद का मसला पेश करें। ये तो सभी जानते हैं कि एक फरहाद की गिरफ्तारी के बावजूद दूसरा फरहाद उज़्बेकिस्तान में है। दूसरे ने तायद की, हम इसी बात को उछालेंगे, बाबा साहब के इदारे पर इल्ज़ाम देंगे कि उन्होंने एक डमी फरहाद हमारे हवाले करके असली फरहाद को उज़्बेकिस्तान पहुंचा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये शुबा भी जाहिर किया जाएगा कि शायद उज़्बेकिस्तान में भी डमी फरहाद है। असली फरहाद अब तक बाबा साहब के इदारे में छुपा हुआ है। वो ज़ेर ज़मीन होते हुए ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए दहशतगर्द पैदा कर रहा है। ये ज़ेर ज़मीन खुफिया अड्डा बाबा साहब के इदारे में है। अगर फ्रांस की हुकूमत ने उस इदारे को वहाँ से ना हटाया तो हम उसे तबाह कर देंगे। हमें यही करना चाहिए। लेकिन दुनिया वालों के सामने हम कैदी फरहाद को असल कह चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए हमने सारी दुनिया के सामने मास्क मेकअप उतार कर उसके असल चेहरे को दिखाया है, उसे असली तस्लीम किया है। आइंदा उसे नकली कहने के लिए ठोस दलाइल पेश करने होंगे। नंबर 7 ने कहा, मेरे ज़हन में एक तदबीर है जिस पर अमल करके हम दुनिया वालों को कायल कर सकते हैं कि असल फरहाद बाबा साहब के इदारे में है। अगर वो तदबीर काबिल अमल है और उससे जल्दी हमारे मकासद हासिल हो सकते हैं तो हमें बताओ, उस पर फ़ौरन अमल किया जाएगा। नंबर 7 ने कहा, सॉरी, मैं भरे इजलास में नहीं बताऊंगा। आप हजरात बुरा ना माने, यहाँ हमारे मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाले आप में से कितनों के दिमागों में छुपे होंगे। मैं सिर्फ अपने 3 आला अफसरान को बताऊंगा क्योंकि वो तीनों योगा के माहिर हैं। एक ने कहा, बेशक हमें दुश्मनों से मोहतात रहना चाहिए। नंबर 7 ने कहा, मेरी तदबीर पर अमल करने से पहले ये लाजमी है कि हम उस कैदी फरहाद को असली कहते रहें और ये खबरें शाया करते रहें कि उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वह सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि तदबीर मौसर होगी तो उस कैदी को असली फरहाद तस्लीम किया जाएगा। नंबर 7 ने तन्हाई में तीनों आला अफसरान से कहा, मुझ नाचीज़ की राय यह है कि उस कैदी फरहाद को फरार होने का मौका दिया जाए। एक आला अफसर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? अगर वो बाद में असली साबित हो गया तो फिर वो कभी हमारे हाथ नहीं आएगा। सर, आप भूल रहे हैं, कैदी का ब्रेन वॉश किया गया है, उसके जहन से टेलीपैथी का इल्म मिटा दिया गया है। वह मेरा मामूल और गुलाम बनकर रहेगा। मैं उसे राजदारी से बाबा साहब के इदारे तक पहुंचा दूंगा। दूसरे आला अफसर ने कहा, तदबीर अच्छी है, उसके फरार होते ही हम इल्ज़ाम देंगे कि बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी जाने वालों ने उसे हमारी कैद से निकल भागने का मौका दिया है और उसे फिर इदारे में बुलाकर कहीं छुपा दिया है। तीसरे आला अफसर ने कहा, फिर हम उस छुपे हुए फरहाद को बाहर निकालने के लिए उस इदारे पर हमला करेंगे। बेशक हमें यही करना होगा। पहले हम इस तदबीर के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर करेंगे। वो सुबह से शाम तक गौर करते रहे। एक ने कहा, वैसे तो इस मंसूबे में कोई खराबी नहीं, लेकिन मुखालिफ टेलीपैथी जाने वालों को जब ये मालूम होगा कि वो हमारी कैद से फरार हो गए तब वो गड़बड़ करेंगे। वो कैसी गड़बड़ कर सकते हैं? हो सकता है वो फरार होने वाले फरहाद को बाबा साहब के दायरे में वापस ना जाने दें, उसका रास्ता बदल दें। तुम तनहा उनके मुकाबले में क्या कर सकोगे? नंबर 7 ने कहा, इन हालात में अपने दूसरे टेलीपैथी जाने वाले साथियों को पहले से राजदार बनाना होगा। हमारे साथी इस सिलसिले में और भी बहुत अहम मशवरे दे सकते हैं। एल्पा ये चैलेंज कर चुकी है कि वो फरहाद को हमारी कैद से निकाल ले जाएगी। वो इस सिलसिले में ज़रूर कुछ कर रही होगी। उसका यह चैलेंज हमारे हक में बेहतर है। हम तमाम मीडिया के ज़रिए इस बात को उछालेंगे।
कि अल्पा फरहाद को अदालत में पेश नहीं होने देगी। वो उसे हमारी कैद से निकाल ले जाने की कोशिशें कर रही है। हम उसकी एक कोशिश को भी नाकाम बना चुके हैं। हम ये भी इल्ज़ाम देते रहेंगे कि अल्पा के अलावा बाबा साहब के इदारे के दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी यही चाहते हैं। वो सब हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं। उन्हें यकीन हो गया कि फरहाद को हमारी अदालत से सजाए मौत मिलेगी, इसलिए वो उसे हमारी कैद से निकाल ले जाना चाहते हैं। वो सब इस तदबीर पर अमल करने के लिए मुत्तफिक हो रहे थे। नंबर 7 ने कहा, मैं कैदी फरहाद के दिमाग में जाकर उसे अपना मामूल और महकूम बनाना चाहूँगा। हम तुम्हें एक अंडरग्राउंड सेल में ले जाएंगे। वहाँ तुम कैदी को रूबरू देखते हुए उस पर तनवीमी अमल कर सकोगे। दूसरे आला अफसर ने कहा, हम अभी बरतानिया के आला तरीन हुक्काम से रब्ता कर रहे हैं। यहाँ से तुम्हें 2 घंटे बाद उस कैदी के पास ले जाएंगे। नंबर 7 उनके दिमागों से निकल आया। अपने दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों से रब्ता करने लगा। आला बीबी नंबर 7 के दिमाग से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर उसने मुझे मुखातिब किया, हाय पापा। हाय पापा की जान, क्या बहुत मसरूफ़ हो? जी हाँ, ज़बरदस्त मसरूफियात हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं एक ताज़ा खबर सुनाने आई हूँ। पहले ये बताएं, आप और मम्मा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मैं और सोनिया जजीरा लिनताओ में थे। वहाँ माली का किला हमारे कब्ज़े में था। हम उस पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते थे। सोनिया की प्लानिंग के मुताबिक हम एक और डमी फरहाद अपने साथ ले आए थे। आइंदा ये जाहिर करना चाहते थे कि असली फरहाद माली के किला में है। तमाम दुनियावी हंगामों से दूर इस किला में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार है। हम उसे वहाँ छोड़कर हांगकांग के शहर में जाकर रहने वाले थे। मैंने आला बीबी को ये बातें बताईं, फिर कहा, अब अपनी ताज़ा खबर सुनाओ। वह बताने लगी, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक मेरे असली या नकली होने के सिलसिले में बुरी तरह उलझ रहे थे। बाबा साहब के इदारे को तबाह बर्बाद करने के लिए नए सिरे से मंसूबे बना रहे थे। उस इदारे पर हमला करने के लिए डमी फरहाद को अपनी कैद से फरार होने का मौका देने वाले थे। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद मुझसे कहा, तुम्हारी 2 डमी ने उन्हें बुरी तरह उलझा दिया। आइंदा ये तीसरी डमी भी उन्हें हैरान और परेशान करती रहेगी। मैंने आला बीबी से पूछा, तुम इस सिलसिले में क्या कर रही हो? वो उस डमी को दोबारा बाबा साहब के इदारे में पहुंचाना चाहती हैं और मैं उसे वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी। सोनिया ने पूछा, बस यही करोगी और कुछ नहीं? वो बोली, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैं आपकी बेटी हूं, उनकी ये चाल उन पर उल्टा दूंगी। उस डमी को उनके लिए दर्द सर बना दूंगी। सोनिया ने कहा, मेरे किबरिया को साथ रखो, वो बहुत काम आएगा। सॉरी मम्मा, मैं आपके बेटे की मोहताज नहीं हूँ। हाँ, अगर आप बेटे की सिफारिश कर रही हैं तो मैं उसे ट्रेनिंग देने के बारे में गौर करूंगी। मैंने कहका लगाया। सोनिया ने चिढ़कर कहा, यह आपकी लाडली खुद को समझती क्या है? 2-4 कामयाबियां हासिल करने के बाद आसमान पर उड़ने लगी है। मेरा बेटा पहली बार मैदान अमल में आया है, मगर देख लो कि कैसी कामयाबियां हासिल कर रहा है। कोबरा और रास्पुटिन को तिगनी का नाच नचा रहा है। एक दिन वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मम्मा, शायद आप नहीं जानती, मैंने ही किबरिया को कोबरा तक पहुंचाया है। वो मेरी उंगली पकड़ कर चल रहा है। अब वो अल्पा के साथ काम कर रहा है, यानी अल्पा की उंगली पकड़ कर चल रहा है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे मशवरा दिया है कि उसे अल्पा के साथ रहकर उससे तजुर्बात हासिल करना चाहिए। अल्पा बहुत तेज़ तर्रार है, वो उससे बहुत कुछ सीख सकेगा। सोनिया ने कहा, अगर तुमने उसे कोबरा की बीवी एनजी तक पहुंचाया तो हमने भी तुम्हें नंबर 3 के जरिए नंबर 7 तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। तुम भी उंगली पकड़ कर ही चल रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो बेटे की खातिर बेटी से लड़ने लगती हो। वो बोली, ये बालिश्त भर की छोकरी बहुत मगरूर हो गई है। मैं इसका सर नीचा करूंगी तब भी इसे अकल आएगी। आप क्या करेंगी मम्मा? मैं तुम्हारी कामयाबी को नाकामी में बदल सकती हूँ और तुम्हारी कामयाबी का सेहरा किबरिया के सर बांध सकती हूँ। बेशक आप अपने दौर में नामुमकिन को मुमकिन बनाती रही हैं, मगर सॉरी टू से अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं और मैं एक बूढ़ी खातून का चैलेंज कबूल नहीं करना चाहती। तुम कबूल करो या ना करो, मगर अब तुम्हारी शर्मिंदगी उठाने का वक्त आ चुका है। मैंने परेशान होकर कहा, यह क्या हो रहा है? आपस में झगड़ा करोगी तो दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचेगा। सोनिया, मेरी बेटी को चैलेंज ना करो। ये बहुत सर पर चढ़ गई है। मैं एक बार इसका सर ज़रूर नीचा करूंगी। और आप क्या मुझे नादान समझने लगे हैं? क्या मैं दुश्मनों को फ़ायदा उठाने दूंगी? आला बीबी ने कहा, पापा आप फिक्र न करें, मैं अपने मिशन में कामयाब रहूंगी और मम्मा को भी ये दिखाऊंगी कि सारी दुनिया को शिकस्त देने वाली माँ अपनी बेटी के सामने हार जाएगी। सोनिया ने कहा, जब तक मैं तुम्हारा सर नहीं झुकाऊंगी उस वक्त तक हमारे दरमियान माँ बेटी का रिश्ता नहीं रहेगा। आप ये कहती हैं तो यही सही। आप जब तक माँ नहीं रहेंगी तब तक मैं दूसरी माँ ला सकती हूँ, लेकिन ये जुल्म नहीं करना चाहती कि पापा आप पर सौकन ले आए। मैं हंसने लगा। वो चली गई। उसके जाने के बाद सोनिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मुझ पर गई है। अब ये मेरी निगरानी करेगी कि मैं उसके खिलाफ क्या कर रही हूँ। इस तरह तो ये अपने मिशन से भटक जाएगी, मेरे पीछे वक्त ज़ाया करेगी। खुद ही उसे चैलेंज किया है और अब खुद ही फिक्र में मुब्तला हो रही हो। तुम उसकी फिक्र न करो, वो ऐसी नादान नहीं है कि अपने मिशन से गाफिल हो जाए। तुमने उसे चैलेंज किया है तो फिर उसके खिलाफ ज़रूर कुछ करो। उसने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जानते हैं कि मैंने एक कदम भी उसके खिलाफ उठाया तो उसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे। वो भागती हुई मेरी गोद में छुपने चली आएगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। तुम माँ हो और तुमने हमेशा बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं।
इसलिए खुशफहमी है कि बेटी को झुका लोगी। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरी बेटी को झुका कर दिखाओ। अब तो तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे। इसका मतलब है तुम बेटी का साथ दोगे। और तुम जो बेटे का साथ दे रही हो, एक बात मैं कह दूं कि मेरी बेटी मेरी भी मोहताज नहीं है। यकीन कर लो कि वो अपनी जहानत के बल पर तुम्हें चैलेंज का जवाब देगी। मैं अपनी तसल्ली के लिए दूर ही दूर से उसकी निगरानी करूंगा। हम इस वक्त माली के किले में थे। अब वहां से हांगकांग जाने वाले थे। हम अपना सफरी बैग लेकर रिहायशी इमारत से बाहर आए। हेलीपैड पर हमारे लिए हेलीकॉप्टर तैयार था। वहां डमी फरहाद खड़ा हुआ था। उसने हमें देखते ही सलाम किया। मैंने कहा, हम तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी से मुतमईन है। ये पूरा किला तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। ख्याल ख्वानी के जरिए तुमसे रब्ता रहा करेगा। सोनिया ने कहा, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो फ़ोन के जरिए हमें कॉल करोगे, हम फ़ौरन पहुंच जाएंगे। हम उसे मुसाफिर करके हेलीकॉप्टर में आ गए। परवाज़ करने के दौरान में सोनिया ने पूछा, क्या तुम ख्याल ख्वानी कर रहे हो? हाँ, हांगकांग पहुंचने तक माली के किले में रहूंगा। वहाँ फरहाद की मसरूफियात देखता रहूंगा। मैंने सर झुकाया जैसे ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ। सोनिया ने मुझे चोर नज़रों से देखा, फिर अपने मोबाइल फ़ोन को कान से लगाकर इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद कहा, मैं हूँ सोनिया, किब्रिया से कहो उसकी माँ याद कर रही है। उसने फ़ोन बंद करके फिर मुझे देखा। मैं अनजान बना रहा। मेरे अंदाज से वो मुतमईन हो गई कि जब किब्रिया उसके पास आएगा तो मैं उसकी बातें नहीं सुनूंगा। मैंने चंद मिनट के बाद अंदाज़ा किया कि बेटा उसके दिमाग में आ गया है। उसका अंदाज बता रहा था कि बेटा उसके पास आ गया। उसकी मौजूदगी में सोनिया मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। मैं एक ज़रा तवक्कुफ़ के बाद उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने एकदम से चौंक कर मुझे देखा। उस कमबख्त की मक्कारी को सारी दुनिया तस्लीम करती है। उसने मुझे भी उल्लू बनाया था, वैसे मैं बनने वाला नहीं था। मैंने फ़ौरन याला बीबी की आवाज़ और लहजे में कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मम्मा, आपने मुझे चैलेंज किया और मैंने आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार नहीं किया। विश यू गुड लक। वो बोली, अच्छा बस ज़्यादा स्मार्ट ना बनो, जाओ अपना काम करो, मैं अपने मामलात में मसरूफ़ हूँ। ऐसे वक्त किब्रिया ने आकर पूछा, अच्छा आला बीबी मौजूद है, क्या बातें हो रही हैं? बातें तो बहुत हैं, मम्मा तुम्हें बताएंगी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मैं खामोश हो गया। वो किब्रिया से बोली, ये बड़ी मक्कार है, हमारी बातें सुनने के लिए खामोश हो गई है। तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, तुम मौका देखकर किसी वक्त आओ। यानी ऐसी अहम बातें हैं कि आप बेटी की मौजूदगी में नहीं कहना चाहती? हाँ, मगर एक बात बताओ, तुम नंबर 7 के दिमाग में जा सकते हो? जी नहीं, सिर्फ नंबर 3 के अंदर जा सकता हूँ। फ़िलहाल नंबर 7 अहम है। कोई बात नहीं, मैं आला बीबी के ज़रिए उसके अंदर पहुँच सकता हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम उस चुड़ैल से हरगिज़ मदद ना लेना। ये क्या बात हुई मम्मा, वो मेरी बहन है। वो बहुत मगरूर होती जा रही है, तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हें अपने से कमतर बनाना चाहती है। मैंने उसे चैलेंज किया कि मेरा बेटा उसके मौजूदा मिशन में उससे बढ़तर रहेगा। किब्रिया ने हंसते हुए कहा, मम्मा वो मेरी लाडली बहन है, उसे बढ़तर रहकर खुशी रहती है तो मैं हमेशा उसे खुश करता रहूँगा। मैं जानती हूँ तुम एक दूसरे पर जान देते हो, लेकिन बात यहाँ मुख्तलिफ है। वह मगरूर होती जा रही है। एक माँ की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे सबक सिखाऊँ। बड़े बड़े शहज़ोर भी टूट जाते हैं। ज़लज़ले के एक झटके से बुलंदो बाला इमारतें ज़मीं बोस हो जाती हैं। मैं अपनी बेटी को एक मिशन में नाकाम बनाकर उसे दुश्मनी नहीं करूँगी। उसे यह समझने पर मजबूर करूँगी कि हमेशा कामयाबियाँ नसीब नहीं होती, कभी कभी नाकामियों का भी मुंह देखना पड़ता है। आप एक माँ का फ़र्ज़ अदा करना चाहती हैं, इसलिए मैं आप दोनों के दरमियान कुछ नहीं बोलूँगा। मैं पापा से कहूँगा, वो मुझे नंबर 7 के दिमाग में पहुँचा देंगे। तुम उसके दिमाग में पहुँचोगे, उसके चोर ख्यालात पढ़ोगे तो तुम्हें तमाम तफसीलात मालूम होंगी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक किस तरह एक नया खेल खेलने जा रहे हैं। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो आने का वादा करके जाने वाला था। इससे पहले मैं सोनिया के दिमाग से निकल आया। उसने सर घुमाकर मुझे देखा। मैं ख्याल ख्वानी के अंदाज में एक सिमत तक रहा था। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, वापस आ जाओ। मैंने उसे देखा। उसने कहा, तुम कुछ लंबी ख्याल ख्वानी कर रहे थे, जबकि किला में उस डमी के ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुके हो, उससे पूरी तरह मुतमईन हो। मैं सिर्फ किला में नहीं था, उज़्बेकिस्तान पहुंचा हुआ था। वहाँ भी डमी फरहाद बड़ी जहानत से मेरा रोल अदा कर रहे। हांगकांग पहुंचकर फिर ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगा। हम हेलीकॉप्टर से उतरकर एक रेंटेड कार में आए, फिर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने लगे। मुझे और सोनिया के चेहरों से कोई नहीं पहचान सकता था। वहाँ के आला हुकाम को हमारी आमद का इल्म होता तो वो सब हमारे इस्तकबाल के लिए दौड़े चले आते, लेकिन हम खुद को जाहिर नहीं कर सकते थे। आजकल में यह खबर आम होने वाली थी कि असली फरहाद माली के किला में है। सोनिया कार ड्राइव कर रही थी। ऐसे वक्त किब्रिया ने मुझे मुखातिब किया, हाय पापा। हाय सनी, क्या हो रहा है? एडवेंचर पापा, ज़बरदस्त एडवेंचर। टेलीपैथी भी क्या चीज़ है? मैं कभी पाकिस्तान में, कभी उज़्बेकिस्तान में और कभी हांगकांग पहुंच रहा हूँ। अब अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो फिर जाओ, रुकावट क्या है? मैं नंबर 7 के ज़रिए वहाँ के अहम मामला तक पहुँचना चाहता हूँ। आला बीबी वहाँ के मामलात को संभाल रही है, आपको तो पता होगा। मम्मा उसे कुछ सबक सिखाना चाहती हैं। उनका मकसद नेक है, इसलिए मैं उनकी हदायत पर अमल करूँगा।
मैंने सोनिया से कहा, तुम्हारा बेटा है, क्या आप उसे हमारा बेटा नहीं कह सकते? हमारा है, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही उस पर अपना हक जताया करती हो। ज़्यादा ना बोलो, उसे नंबर 7 के अंदर पहुंचा दो। मैंने हंसते हुए कहा, आखिर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ ही गई। ताने ना दो, क्या तुम्हारी बेटी मुझसे मदद नहीं लेती रही है? ज़्यादा ना बोलो, मैं उसे नंबर 7 के पास पहुंचा रहा हूँ। मैंने किबरिया को उसका लबो लहजा याद कराया। वो उसे ज़हन नशीन करने के बाद नंबर 7 के अंदर पहुंच गया। इसमें शुबा नहीं कि सोनिया एक माँ की हैसियत से आला बीबी का गुरूर तोड़ना चाहती थी, लेकिन माँ बेटी और भाई के दरमियान कैसी रस्साकशी होने वाली थी ये मैं नहीं जानता था। एक अंदेशा था कि उनकी आपस की तकरार से दुश्मनों को फ़ायदा पहुंच सकेगा, लिहाजा मेरा इस मामले में शरीक होना लाजमी हो गया था। मैं चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए उन तीनों की निगरानी कर सकता था और उन्हें किसी गलती से बाज रख सकता था। हमने कॉटेज किराए पर हासिल किया। मैं वहां पहुंचने के बाद आराम से एक बेड पर आकर नीम दराज हो गया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ नंबर 7 के अंदर पहुंच गया। ये समझ में आने वाली बात थी कि इस वक्त उसके अंदर आला बीबी और किबरिया के अलावा उसके अपने टेलीपैथी जानने वाले साथी भी मौजूद होंगे। वो अपने 3 आला अफसरान के साथ अंडरग्राउंड सेल में पहुंचा हुआ था। वहां डमी फरहाद एक कैदी की हैसियत से सर झुकाए बैठा था। उसकी हालत अजीब हो गई थी। चंद दिनों में हड्डियों का ढांचा बन गया था। साफ जाहिर हो रहा था कि बड़ी दरिंदगी से उस पर तशद्दुद किया गया है। वो बीमार था। उन अफसरान को देखकर बैठ गया। उन्हें रहम तलब नजरों से देख रहा था। एक आला अफसर ने कहा, घबराओ नहीं, अब तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। हमने फैसला किया है तुम पर मुकदमा ना चलाया जाए, तुम्हें दहशतगर्द साबित ना किया जाए। दूसरे आला अफसर ने कहा, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। डमी ने बेयकीनी से उस अफसर को देखा। अफसर ने कहा, यहां से रिहा होकर तुम्हें बाबा साहब के दायरे में जाना होगा। बोलो, वहां जाओगे? वो उनके सामने घुटने टेक कर बोला, जहां कहोगे चला जाऊंगा। मुझे जाने दो या मुझे मार डालो, मैं और अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, पागल हो जाऊंगा। हम नादान नहीं हैं कि तुम्हें पागल होने दें। तुम्हें होशो हवास में रखकर तुमसे बहुत काम लेना है। नंबर 7 ने कहा, सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस कदर तशद्दुद करेंगे। इसका तो हुलिया ही बिगड़ गया। इस हड्डियों के ढांचे को कोई फरहाद तस्लीम नहीं करेगा। हमें किसी से तस्लीम नहीं कराना। इसे दुनिया वालों से छुपाकर बाबा साहब के इदारे तक पहुंचाना है। हम सिर्फ ऐलान करते रहेंगे कि ये हमारी कैद से फरार हो गया है। सिर्फ ऐलान करने से बात नहीं बनेगी। ये मेरे ज़ेर असर रहकर मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए दुनिया वालों को मुखातिब करेगा। हमारे खिलाफ जहर उगलते हुए कहेगा कि ये पनाह लेने के लिए फिर बाबा साहब के इदारे में जा रहा है। तब यह साबित होगा कि फरहाद उस इदारे में पहुंच गया और तब आप उस इदारे पर हमला कर सकेंगे। एक आला अफसर ने कहा, यही होना चाहिए। इस फरहाद को यहाँ से निकलने के बाद कई चैनल्स के ज़रिए हमारे खिलाफ बोलने का मौका देना चाहिए। फिर ये अपनी ज़ुबान से कहेगा कि पनाह के लिए बाबा साहब के इदारे में जा रहा है, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन यह चैनल्स के ज़रिए दुनिया वालों के सामने आएगा तो हमारी बदनामी होगी। इसे देखकर सभी कहेंगे कि हमने इस पर तशद्दुद की इंतहा की है। तमाम बड़े आलमी इदारे सवाल करेंगे कि जब इसे अदालत में पहुंचाने वाले थे तो फिर इस पर तशद्दुद क्यों किया गया? क्या हम इसे जबरन उगलवाना चाहते थे कि यह दहशतगर्द है? वो तीनों अफसरान इस बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि कैदी फरहाद को ऐसी हालत में दुनिया वालों के सामने पेश नहीं किया जाएगा। बाबा साहब के इदारे से भी उन पर इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे कि उन्होंने अदालत में पेश होने वाले कैदी को कानून के खिलाफ टॉर्चर किया है। उस बेचारे कैदी फरहाद की हालत काबिल दीद थी। पहले तो उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें ख़त्म की गई थीं। उसे ताबेदार बनाकर अदालत में यह बयान दिलाया जा सकता था कि वो दहशतगर्द है और बाबा साहब के इदारे में दहशतगर्दी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यह अंदेशा था कि मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाले उसे अदालत में ऐसे बयानात से बाज रखेंगे, लिहाजा उसे ताबेदार नहीं बनाया गया। उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया ताकि उसके हमायती उसके अंदर ना पहुंच सकें। मैंने माजी में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। इतने बड़े सुपर पावर को शर्मनाक शिकस्त देता रहा था। उन्होंने मुझे कैदी बनाकर अच्छी तरह गुस्सा उतारा था। मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। 3rd डिग्री के तमाम हरबे इस्तेमाल किए थे। हर दूसरे तीसरे दिन बिजली के झटके पहुंचाए जाते थे। वो जुल्म सहते सहते नीम पागल सा हो गया था। बदन का गोश्त गल गया था, हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा, खुदा न खास्ता मैं सचमुच गिरफ्तार हो जाता और इन जालमों के हत्थे चढ़ जाता तो आज इसी तरह हड्डियों का ढांचा बनकर इनके सामने घुटने टेकता रहता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। उसने अब तक मुझे दुश्मनों से महफूज रखा है। वह डमी फरहाद ऐसे ही अंजाम का मुस्तहिक था, जैसा कि पहले बयान हो चुका है। वह इसी मुल्क का एक जासूस था। बाबा साहब के इदारे के एक मकैनिक को हलाक करके उसकी जगह मकैनिक बनकर इदारे में दाखिल हुआ। हमने उसे सज़ा के तौर पर डमी फरहाद बनाकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। एक आला अफसर ने डमी फरहाद को देखते हुए कहा, यह वाकई कब्र से निकला हुआ मुर्दा दिखाई दे रहा है। इसे फिर से जिंदा करना होगा। अगर इसका बाकायदा इलाज कराया जाए और इसे आराम से रखकर खूब खिलाया पिलाया जाए तो यह पहले की तरह तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगा। नंबर 7 ने कहा, इस मुर्दा फरहाद की हालत बता रही है कि इसे सेहतियाब होने में महीनों लग जाएंगे।
क्या आप इतने अरसे तक इंतज़ार कर सकेंगे? बेहतर है कि आप तजुर्बाकार डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर से क्या मशवरा किया जाए? वो भी यही कहेगा कि इस मुर्दे में जान डालने के लिए अच्छा खासा वक्त लग सकता है। एक आला अफसर ने कहा, यह तो एक नया मसला पैदा हो गया। हम अपने मंसूबे के मुताबिक इसे यहाँ से नहीं निकाल सकेंगे। उसके जाने से और बाबा साहब के दायरे में पहुँचने से हमारे दो बड़े मकासद पूरे हो जाते। हमें बाबा साहब के दायरे पर हमला करने का जवाज़ मिल जाता और इस उलझन से निजात मिल जाती कि यह कमबख्त असली फरहाद है या नहीं। डमी फरहाद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं बाहर जाकर कभी किसी से नहीं कहूँगा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है। मैं बयान कर दूंगा कि अचानक बीमारी के बायस मेरी यह हालत हो गई है। एक आला अफसर ने उसे नज़रअंदाज करते हुए नंबर 7 से कहा, मेरे ज़हन में एक तदबीर है। हम एक नहायत ही तंदुरुस्त और तवाना डमी फरहाद तैयार कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे मुकम्मल फरहाद बनाया जा सकता है। तुम उस पर तनवीमी अमल करके फरहाद का लब लहजा, उसका अंदाज और उसके तमाम तौर तरीके उसके जहन में नक्श कर सकते हो। दूसरे अफसरान ने कहा, आपकी ये बात दिल को लग रही है, हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने नंबर 7 से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, प्लास्टिक सर्जरी कराना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तनवीमी अमल के जरिए से मुकम्मल फरहाद बना दूंगा। यकीनन 24 घंटों के अंदर हमारी मर्जी के मुताबिक एक नया फरहाद तैयार हो जाएगा। वो इस नए मंसूबे के हर पहलू पर गौर करने लगे। मैंने डमी के ख्यालात पढ़े। वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। अभी उसके मुकद्दर में ज़िंदगी थी, इसलिए वो जी रहा था, वरना बेइंतहा तशद्दुद के नतीजे में मर चुका होता। अगर उसे फरार होने का मौका दिया जाता तो वो वहाँ से बाहर निकलकर ज़्यादा दूर ना जा सकता, कहीं रास्ते में गिरकर दम तोड़ देता। किब्रिया ने सोनिया को वहाँ के हालात बताए। सोनिया ने कहा, वो लोग अपनी प्लानिंग में तब्दीली कर रहे हैं। तुम्हारे पापा की एक डमी बना रहे हैं। वो शायद मौजूदा कैदी फरहाद को मार डालें। तुम उस कैदी को वहाँ से निकालो। किब्रिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हैं? वो डमी बिल्कुल नाकारा हो चुका है, हम इससे कोई काम नहीं ले सकते। मैं रद्दी कागज़ से भी गुलाब का फूल बना लेती हूँ। मेरी हदायत पर फ़ौरन अमल करो। वहाँ जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके दिमागों में जगह बनाओ। मैं यही करूँगा। आप इतना बता दें, उस बीमार और नाकारा डमी से क्या काम लेना है? मेरे ऐसा करने से आला बीबी के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा? आला बीबी उस डमी फरहाद पर तवज्जो दे रही है जिसे तैयार किया जा रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगी कि उसे बाबा साहब के दायरे तक पहुँचने नहीं देगी। ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी ये मानी जाएगी कि तुम उस बीमार डमी को बाहर ले जाकर मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए दुनिया वालों के सामने पेश करोगे। वह बयान देगा कि उसे कैदी बनाकर किस तरह टॉर्चर किया गया है। तुम उस हड्डियों के ढांचे को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मुसीबत बना दोगे। मामा, ये तो ज़बरदस्त चाल होगी। आला बीबी जिस डमी के पीछे रहेगी वो अमेरिका का बनावटी फरहाद साबित हो सकता है। बेटे, एक तीर से कितने शिकार खेले जा सकते हैं, तुम्हें यही सीखना है और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। किब्रिया उसकी हदायत पर अमल करने चला गया। दूसरी तरफ नंबर 7 अंडरग्राउंड सेल से निकलने के बाद आला अफसरान से रुखसत होकर अपनी रिहाइशगाह में आया। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे के लिए सो गया। नए डमी फरहाद के सिलसिले में अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील करके उसे मेरा हमशक्ल बना लिया जाता, तब वो उस पर तनवीमी अमल करके उसे जहनी तौर पर भी मुकम्मल फरहाद बना देता। आला बीबी उसके ख्वाबीदा दिमाग में आ गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी मामा उसके खिलाफ क्या कर रही हैं, लेकिन यकीन था कि ज़रूर कुछ कर रही हैं। वो अपने तौर पर भी कुछ करने के लिए नंबर 7 के ख्वाबीदा दिमाग में आ गई। उसने एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। उसके जहन में एक नए लबो लहजे को नक्श करते हुए हुक्म दिया कि वो आइंदा इसी लबो लहजे के जरिए आएगी और वो उसे महसूस नहीं करेगा। पिछला लबो लहजा भूल जाएगी। इस लहजे के जरिए आने वालों को महसूस करते ही सांस रोककर भगा देगी। इस अमल के बाद किब्रिया या कोई भी नंबर 7 के अंदर नहीं आ सकता था और ना ही आइंदा उसकी मसरूफियात के बारे में कुछ मालूम कर सकता था। दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपनी मामा की मालूमात का अहम दरवाज़ा बंद कर दिया था। माँ और बेटी के दरमियान जहानत का मुकाबला शुरू हो चुका था। कैदी फरहाद अंडरग्राउंड सेल में था। सेल के बाहर दिन रात 2 मुसल्लह गार्ड्स ड्यूटी दिया करते। इस ज़ेर ज़मीन हिस्से के ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट थी। वो गार्ड्स टीवी स्क्रीन के जरिए ऊपर ड्यूटी देने वाले अफसरान से रब्ता रखते थे। उन अफसरान में से 2 योगा के माहिर थे। उन दोनों की इजाज़त के बगैर कोई अंडरग्राउंड सेल में नहीं जा सकता था, हत्ता कि लिफ्ट के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकता था। ऐसे सख्त इंतजामात थे जिनके पेश नज़र कहा जा सकता था कि ऐसी जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोनिया ने किब्रिया से कहा था कि ऐसी जगह से डमी फरहाद को बाहर निकाल लाए। ख्याल ख्वानी के जरिए ये काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। किब्रिया सबसे पहले डमी फरहाद के अंदर रहकर उसके ख्यालात पढ़ता रहा। जब यकीन हो गया कि उसके अंदर कोई नहीं है तो उसने तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बना लिया। दोनों मुसल्लह गार्ड्स कभी कभी उस डमी से बातें किया करते थे। उन्हें बताया गया कि डमी का लबो लहजा बदल दिया गया है, कोई दुश्मन उसके दिमाग में नहीं आएगा, लिहाजा वो किसी अंदेशे के बगैर उसे गुफ्तगू कर लिया करते थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम नंबर 7 के जरिए कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। उन 2 मुसल्लह गार्ड्स को किसी तरह काबू में रखा जा सकता था। किब्रिया ने उनके जरिए ऊपर वालों की बातें सुनी। एक गार्ड के अंदर पहुंचकर मालूम किया लिफ्ट आनी सलाखों के पीछे थी और वो सलाखों वाला दरवाज़ा मुकफ्फल रहता था। उसकी चाबी बारी बारी योगा के 2 माहिर अफसरान के पास रहती थी। जब एक की ड्यूटी ख़त्म होती तो उसकी जगह दूसरा अफसर आ जाता।
वहाँ के अहम मामला तो अफसरान के हाथों में थे, जो टेलीपैथी जानने वालों का रास्ता रोक सकते थे। वैसे अफसरान को तनहा काबू नहीं कर सकता था। उसने अल्पा को वहाँ के हालात बताए, फिर कहा, मामा की हदायत के मुताबिक मैं कैदी फरहाद को यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ। उस कैदी को अपना मामूल बना चुका हूँ। उसे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। अल्पा ने कहा, यह कोई बड़ा मसला नहीं है, हम उसे तय खाने से बाहर ले जाएंगे। इसके बाद क्या करना चाहते हो? जैसा कि तुम उसके दिमाग में रहकर समझ रही हो, ये बहुत बीमार और कमज़ोर है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है। ऐसा लगता है इसकी चंद सांसें बाकी रह गई हैं। हमें इसे जिंदा रखना है, इसे चलने फिरने और दौड़ने के काबिल बनाना है। हम इसे किसी महफूज पनाहगाह में ले जाकर उसमें किसी कदर तवानाई पैदा करने की कोशिशें करेंगे। इसके बाद इसे किस तरह इस्तेमाल करोगे? हम मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए इसे दुनिया वालों के सामने पेश करेंगे। इस हड्डियों के ढांचे को देखकर सबको इस पर तरस आएगा। वो बयान देगा कि उसे अदालत में पेश करने से पहले कानून के खिलाफ उस पर तशद्दुद की इंतहा की गई है। अगर वो फरार न होता तो अमरीकी हुकाम उसे टॉर्चर सेल में मार डालते। मैंने अमरीकी अकाबरीन को चैलेंज किया था कि कैदी फरहाद को वहां से निकाल ले जाऊंगी। तुम्हारे साथ काम करते हुए मेरे ये चैलेंज पूरा होगा। वो मुझे इल्ज़ाम देंगे कि मैं मुसलमानों की हमायत में काम कर रही हूँ। मैंने फरहाद को उनकी कैद से फरार कराया है। वो बाबा साहब के इदारे को इल्ज़ाम देंगे कि उनके टेलीपैथी जानने वालों ने फरहाद को यहाँ से फरार करा के दोबारा इदारे में पहुँचा दिया। वो उस इदारे पर हमला करने और उसे तबाह करने के मंसूबे बना चुकी हैं और एक नए डमी फरहाद के जरिए अपने मंसूबों पर अमल करने वाले हैं। अल्पा ने पूछा, क्या वो एक नया डमी फरहाद बना रहे हैं? हाँ, मैं अभी तुम्हें नंबर 7 के दिमाग में पहुँचाऊँगा। तुम उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकोगी। ये मेरी एक कामयाबी होगी। मैं एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में पहुँच सकूँगी और नंबर 7 तो हमारे लिए बहुत अहम है। किबरिया अल्पा के दिमाग में बोल रहा था। अब वो किबरिया के अंदर आ गई। वो ख्याल खोने की परवाज़ करता हुआ नंबर 7 के अंदर पहुंचा तो उसने फ़ौरन ही सांस रोक लिया। सोच की लहरें उसके दिमाग से टकरा कर वापस आ गईं। अल्पा ने कहा, यह तो तुम्हें महसूस कर रहा है। ताज्जुब है, आला बीबी ने इसी लबो लहजे के जरिए मुझे इसके अंदर पहुंचाया था। मैं कई घंटे इसके चोर ख्यालात पढ़ता रहा हूं। इसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था, अब कैसे कर रहे? तुमसे गलती हुई होगी। उस मखसूस लबो लहजे को अच्छी तरह याद करो। उसने अच्छी तरह याद किया, फिर ख्याल खोने की परवाज़ की, लेकिन दूसरी बार भी उसे नाकामी हुई। अल्पा ने कहा, किसी ने इसके दिमाग को लॉक किया और उस लबो लहजे को मिटा दिया है जिसके जरिए तुम इसके अंदर पहुंचते रहते थे। ऐसा कौन कर सकता है? क्या इसके साथियों ने ऐसा किया होगा? उसने आला बीबी के पास पहुंचकर कहा, नंबर 7 हमारे हाथों से निकल चुका है। अभी तुम उसके अंदर जाकर देखो। वो क्या देखती? उसी ने किबरिया और अपनी ममा का रास्ता रोकने के लिए उसके दिमाग को लॉक किया था ताकि वो उसके अंदर रहकर अहम मालूमात हासिल न कर सके। आला बीबी ने हैरानी जाहिर की, ये कैसे हो सकता है? मैं सुबह उसके दिमाग में रह चुकी हूँ। मैं भी उसके ख्यालात पढ़ चुका हूँ, लेकिन आइंदा वो हमारी मालूमात का जरिया नहीं बन सकेगा। वो बोली, तुम मेरे अंदर रहो, मैं उसके पास जा रही हूँ। आला बीबी ने वही लबो लहजा इख्तियार किया जिसे उसके दिमाग से मिटा दिया था। ज़ाहिर है नंबर 7 सांस रोक लेता, उसने यही किया। वो किबरिया और अल्पा के साथ अपनी जगह वापस आ गई। परेशानी जाहिर करते हुए बोली, ये तो गड़बड़ हो गई। यकीनन इसके किसी साथी ने इसके दिमाग को लॉक किया है। उसने हमारी कामयाबी के रास्ते बंद कर दिए। किबरिया ने कहा, पता नहीं वो पापा की नई डमी बनाकर उसे कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम अंधेरे में रहेंगे और वो बहुत कुछ कर जाएंगे। अब एक कैदी फरहाद रह गया है। हम उसके अंदर जाकर सेल के अंदरूनी हालात मालूम कर सकते हैं, लेकिन उनके अहम मामलात को समझ नहीं पाएंगे। फिर भी चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। किबरिया ने अल्पा के दिमाग में आकर कहा, आला बीबी को यह मालूम ना हो कि मैंने कैदी फरहाद के दिमाग को लॉक किया है। अल्पा ने हैरानी से पूछा, तुम अपनी बहन से ये बात क्यों छुपाना चाहते हो? मैं अभी बताऊंगा, तुम फिलहाल कुछ ना बोलो। उधर आला बीबी ने हैरानी से कहा, किबरिया ये क्या हो रहा है? उस कैदी फरहाद के दिमाग को भी लॉक कर दिया गया। वो बोला, हमारे दुश्मनों को शुबा हो गया कि हम यहाँ रास्ता बना रहे हैं, इसलिए एहतियातन उन सब के दिमागों को लॉक कर दिया गया। लेकिन कैदी फरहाद को तो नाकारा समझकर नज़रअंदाज किया गया था, इसीलिए पापा की नई डमी तैयार की जा रही है। फिर एक नाकारा शख्स के दिमाग को क्यों मुकफ्फल किया गया? वे एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो आला बीबी के दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गया। अल्पा ने पूछा, बताओ ये मामला क्या है? बहन से झूठ बोल रहे हो जबकि उसे जान से ज़्यादा चाहते हो। वो उसे आला बीबी और अपनी ममा की तकरार के बारे में बताने लगा। उसने वजाहत की कि तकरार के नतीजे में दुश्मनी नहीं होगी, बल्कि एक माँ अपनी बेटी को गुरूर से बाज रखने में कामयाब रहेगी। उसकी बेहतरी के लिए उसे एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। अल्पा ने तायद की, बेशक आला बीबी ने माजी में बड़े कारनामे अंजाम दिए। उसे एक बार नाकाम भी होना चाहिए। उसे ये समझाना चाहिए कि कभी कभी नाकामियाँ भी मुकद्दर बन जाती हैं। उसने सोनिया के पास आकर कहा, मामा एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? कोई परेशानी की बात है? जी हाँ, नंबर 7 का दिमाग लॉक हो चुका है। मैं मखसूस लबो लहजे के जरिए उसके अंदर नहीं जा सकूंगा। अहम मालूमात का रास्ता बंद हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये अचानक उसका दिमाग कैसे लॉक हो गया? वो सोचते हुए बोली, ये ज़रूर उसकी मक्कारी है। किबरिया ने पूछा, किसकी? तुम्हारी बहन से ज़्यादा मक्कार और कौन होगा? उसने तुम्हारी कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए नंबर 7 पर तनवीं में अमल किया होगा।
उसका वो मखसूस लबो लहजा मिटाकर कोई नया लहजा उसके जहन में नक्श किया होगा। तुम अपनी चालबाज बहन को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। नो मम्मा, आप उस पर शुबा न करें। एल्पा मेरे अंदर मौजूद है। उससे पूछ लें, वो भी बुरी तरह परेशान हो गई है। उसने नंबर 7 के जरिए एक बड़ी कामयाबी की तवक्को की थी, अब मायूस हो गई है। एल्पा ने कहा, यस मैडम, वो भी हमारी तरह बेहद परेशान है। सोनिया ने पूछा, क्या तुमने उसे यह बताया कि कैदी फरहाद के दिमाग को तुमने लॉक किया? नहीं, आपने ताकीद किया है कि मैं अपना कोई राज उसे ना बताऊं। ठीक इसी तरह समझो, जब तुम बहन से अपनी चालाकी छुपा सकते हो तो बहन अपनी चालबाजी तुमसे क्यों नहीं छुपाएगी? एल्पा ने कहा, आपकी बात दिल को लग रही है। सोनिया ने कहा, तुम आला बीबी से बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हो, चालाकी और मक्कारी में किसी से कम नहीं हो। फिर तुम्हारी अकल में यह बात क्यों नहीं आई कि बड़ी बाजी जीतने के लिए बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी के रिश्तों का लिहाज नहीं किया जाता। बाजी जीतने तक सब दुश्मन होते हैं। जीतने के बाद एक दूसरे को गले लगाया जाता है। सॉरी मैडम, मैं बहन भाई के जज्बों के सामने बाजी जीतने के असूल भूल गई थी। मुझे खुशी है कि इतनी उम्र गुजारने के बाद भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। वो किबरिया के साथ अंडरग्राउंड सेल के उस अफसर के पास आई जो योगा का माहिर था। वो ऑफिस में बैठा सैंडविचेस खा रहा था और ठंडी बोतल पी रहा था। किबरिया उसकी मातियतों के अंदर जगह बना चुका था। एल्पा भी उसके अंदर जा सकती थी। वह एक मातियत को अफसर के करीब ले आई। उसने कहा, सर, सैंडविचेस कैसे हैं? अफसर ने कहा, अच्छे हैं, क्यों पूछ रहे हो? वो लिबास के अंदर से एक चाकू निकालकर उसे खोलते हुए बोला, आप हाथों से ना खाएं, इस चाकू से खाएं। क्या दिमाग खराब हुआ है? कभी चाकू से सैंडविचेस खाई जाती हैं? सर, ये बहुत तेज़ है, इसे आजमा कर देखें। उसने कहती अफसर के बाजू में चाकू की नोक चबो दी, एक हल्की सी खराश डाली। वह तकलीफ से कराते हुए कोई जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन किबरिया उसके अंदर पहुंच गया। उससे बोला, आराम से बैठो और मेरी बातें सुनो। उसने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात मानते रहोगे तो दोस्त हूं, वरना दुश्मन। क्या चाहते हो? कैदी फरहाद को यहां से बाहर ले जाने में हमारा साथ दो। हरगिज नहीं, मैं अपनी ड्यूटी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तुम्हारे तो फरिश्ते भी करेंगे। उसने एक हल्का सा जलजला उसके अंदर पैदा किया। साथ ही उसके मुंह को सख्ती से बांध रखा ताकि मुंह से चीख ना निकले। वो तकलीफ से तड़पता हुआ कुर्सी से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। ऑफिस के अंदर सिर्फ वही एक मातियत था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके बाजू के जख्म की मरहम पट्टी करने लगा। जब उसकी दिमागी तकलीफ कुछ कम हुई तो एल्पा ने पूछा, क्या कहते हो, हमारे साथ दोगे या ज़बरदस्त जलजला पैदा किया जाए? वो कराहते हुए बोला, प्लीज़ ऐसा ना करो, मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। टेलीपैथी का जलजला ऐसा ही होता है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। क्या हमारे अहकामात की तामील करोगे? मैं मजबूरन साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें कामयाबी नहीं होगी। हमारे अपने टेलीपैथी जानने वाले हमारे अंदर आते रहते हैं, वो तुम्हारे आगे दीवार बन जाएंगे। किबरिया ने कहा, हम दीवार गिराना जानते हैं, तुम चुपचाप वही करो जो हम कह रहे हैं। एल्पा ने कहा, इमारत के बाहर गाड़ी लाने का हुक्म दो, एक ऐसी वैन हो जिसमें बीमार को आराम से ले जा सकें। अफसर ने पूछा, बीमार कौन है? वही फरहाद अली तैमूर जो यहाँ ज़मीन के नीचे कैद है। वो परेशान होकर बोला, नहीं, वो तो इतना अहम है कि यहाँ से फरार हो गया तो मुझे और मेरी बीवी बच्चों को गोली मार दी जाएगी। किबरिया ने फिर हल्का सा दिमागी झटका दिया। वह फिर कुर्सी से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका मुंह बंद किया गया था, वरना वह तकलीफ की शिद्दत से चीखें मारने लगता। किबरिया ने एल्पा से कहा, सिस्टर, ये बहुत वक्त ज़ाया कर रहा है, ऐसा ना हो उसका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला आ जाए। वो उसके ख्यालात पढ़कर हमारे इरादों को मालूम कर लेगा। मुझे भी यही अंदेशा है। हम इस ढीठ अफसर को आलाकार बनाने पर मजबूर हैं। फिलहाल यही हमारे काम आ सकते हैं। उसकी दिमागी तकलीफ कुछ कम हुई, वो उठकर बैठ गया। किबरिया ने कहा, अब हम तुम्हारे बीवी बच्चों के दिमागों में जाएंगे और उन्हें भी इसी तरह दिमागी तकलीफ में मुब्तला करेंगे। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मेरे बीवी बच्चों के सज़ा में मुब्तला ना करो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अभी एक वैन बाहर आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है? अंडरग्राउंड के मुसल्ला गार्ड्स को हुक्म दो, वो कैदी को यहाँ ले आए। उसने फ़ौरन ही हुक्म की तामील की। इंटरकॉम के जरिए हुक्म दिया, कैदी फरहाद अली तैमूर को सेल से निकालो और ऊपर ले आओ, उसे आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाया जाएगा। एल्पा ने कहा, उठो यहाँ से, अपनी वर्दी दुरुस्त करो और अपनी अफसराना शान के साथ बाहर चलो। ये याद रखो, हम तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें कोई चालाकी दिखाने का मौका नहीं देंगे। किबरिया अंडरग्राउंड सेल में कैदी फरहाद के अंदर आ गया। मुसल्ला गार्ड्स उसे आनी सेल से बाहर ले आए थे। वो बहुत कमज़ोर था, एक गार्ड के सहारे चल रहा था। पूछ रहा था, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे और टॉर्चर ना करो, यहीं मार डालो। एक गार्ड ने कहा, डरो मत, तुम्हें रिहा किया जा रहा है। उसके जहन में एक ही खौफ था कि उस पर फिर दरिंदगी से तशद्दुद किया जाएगा। किबरिया ने उसके जहन से तशद्दुद को भुला दिया। उसके अंदर हौसला पैदा करने लगा कि यहाँ से बाहर निकलकर अपनी तमाम कमज़ोरियों के बावजूद जिंदा सलामत रहने के लिए फ़ाइट करना है। वो एक अरसे तक ज़हनी और जिस्मानी अजियतें बर्दाश्त करने के बाद लिफ्ट के ज़रिए ऊपर सूरज की रोशनी में आया। जैसे पहली बार खुली फ़िज़ा में गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे एक वैन के अंदर लेटने को कहा गया।
योगा जानने वाला अफसर अब पूरी तरह काबू में था। एल्पा और किब्रिया उसके और एक मातियत के दिमागों में थे। एक और अफसर ने आकर उस आलेकार अफसर से पूछा, आप अचानक इस कैदी को कहाँ ले जा रहे हैं? वेल्पा की मर्जी के मुताबिक बोला, टॉप सीक्रेट ऑर्डर्स अक्सर अचानक मिलते हैं और उन पर फौरन अमल करना पड़ता है। मैं इसे आर्मी हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ। तुम अपने मोबाइल के जरिए मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। उस अफसर ने आर्मी हेडक्वार्टर के इंचार्ज से रब्ता करना चाहा। एल्पा उसके अंदर आ गई। उसने एल्पा की मर्जी के मुताबिक उल्टे सीधे नंबर पंच किए। किब्रिया ने हेडक्वार्टर के इंचार्ज की हैसियत से भारी भर कम आवाज़ में पूछा, हेलो, क्या बात है? उस अफसर ने कहा, सर, ऑफिसर ऑन ड्यूटी कैदी फरहाद को यहाँ से ले जा रहा है, क्या जाने दिया जाए? यस, ये टॉप सीक्रेट मामला है, उसे ना रोको, फ़ौरन आने दो। ऑल राइट सर। अफसर ने मोबाइल को बंद करते हुए आलाकार अफसर से कहा, आप जा सकते हैं। वह वैन वहाँ से रवाना हो गई। उसे एक मातियत ड्राइव कर रहा था। उसके साथ अफसर बैठा हुआ था। पिछली सीट पर कैदी फरहाद लेटा हुआ था। अब वो कैदी नहीं रहा था, रिहाई हासिल कर चुका था। फिलहाल एल्पा और किब्रिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि डमी फरहाद को जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद पहुंचाकर उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तवाना बनाया जाए।